इश्यू क्या है? तो नहीं है भाई। तो हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है वंश एंड वेलकम बैक टू वंश के विचार। पहले ही बता दूं, ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, ये एक रिलीजियस ट्रिप है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, महाकुंभ 2025 की, जो 144 ईयर्स में पहली बार आया है। तो डिस्क्लेमर पहले ही देने आ गया हूँ। इससे पहले तुम कमेंट सेक्शन में लड़ना शुरू करो, इसका बस बेस्ट फायदा उठाना और कुछ सीख कर ही जाना। शुक्रिया। तो एजुकेशनल वीडियोस तो बहुत हो गई, अब कुछ ट्रैवल करने की बारी है। तो चलते हैं दिल्ली और पहुंचते हैं प्रयागराज महाकुंभ में। अब दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में मुझे सीट्स तो वंदे भारत जैसी मिल गई, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग एक व्यक्ति से मिलाता हूँ। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली से दूसरी ट्रेन पकड़कर हम जाएंगे प्रयागराज। ये हमारे कैमरामैन है और पार्टनर इन क्राइम गिरीश जी। इनके कॉलेज में 3 लीव्स अलाउड है और मैंने इनकी 2 लीव्स लगवा दी है। ये बोलने की जरूरत नहीं थी। तो मैं सफर का मजा ले ही रहा होता हूँ कि इतने में खाना आ जाता है, जबकि मुझे एक फूड व्लॉगर होने के नाते अच्छे से खाना दिखाना चाहिए। लेकिन मैं वो खाना देखते ही सफा चट कर जाता हूँ, जैसे मैं जन्मों का भूखा हूँ और गिरीश को भी एक निवाला नहीं देता। खाना पीना खाने के बाद आई है आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम। कैसा लग रहा है आपको गिरीश जी? आइसक्रीम खा रहे हैं? आइसक्रीम जैसा तो लग रहा है, बट ये आइसक्रीम इतनी अच्छी है ना, मतलब चलती ट्रेन में अगर आपको आइसक्रीम मिल जाए, ये शायद सीए में पास रिजल्ट से भी ज़्यादा मीठी है और बोर्ड्स में 90% से भी ज़्यादा अच्छी है। क्यों गिरीश जी? अब आप ये सोच रहे होंगे 10 रुपए की आइसक्रीम में ऐसा क्या खास है? आपको पता है आइसक्रीम इतनी मीठी क्यों लग रही है और इतनी बढ़िया क्यों लग रही है? क्योंकि ये फ्री की आइसक्रीम है। मील तो हमारी एक बुक थी, मेरी मील तो गिरीश जी ने शेयर कर ली, बट जब वो बंदा आइसक्रीम देने आया, इसने ऐसा मुंह बनाया, उसने एक आइसक्रीम फ्री दे दी हमें और इन्होंने फ्री की आइसक्रीम खाई है। ये स्क्रीन में देनी चाहिए, बोर हो रहा है इंसान, क्या करे। बेटा डोमेस्टिक फ्लाइटों में तो स्क्रीन आई नहीं, आप क्या चाहते हो ट्रेन में सीट दे आपको स्क्रीन? 700 रुपए की टिकट है, कितना लूटेगा IRCTC को? मेरे को बता तो सही, बढ़िया है तो समझ आता है, बट शर्म तो कर यार थोड़ी। अब अपने 4 घंटे ऐसे ही पास करने में मैंने सोचा मैं रील चला लूं, बट चला के मैं इंस्टाग्राम के अंत तक पहुंच गया। हार कर मैंने सोचा कि यार थोड़ी वीडियो एडिटिंग कर लूं, बच्चों को अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन उससे भी मेरा सिर दुखने लग गया। तब तक गिरीश जी अपनी फुटबॉल फीफा गेम खेलने में, क्रिकेट गेम खेलने में बिजी थे। तो मैंने भी सोचा कि वही करना चाहिए जो एक समझदार इंसान करता है। तो मैं गिरीश के कंधे पे अपना सर रखकर सो गया। जैसे ही मेरी आंख खुलती है, मैं पूरे 3:20 पर खुद को दिल्ली में पाता हूँ। अब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर मैं जल्दी से अपना प्लेटफॉर्म बदलता हूं, क्योंकि हमें 3 प्लेटफॉर्म बदलकर पहुंचना था और ट्रेन में बस 1 घंटे का ही डिले था। तो जल्दी से अपनी ट्रेन की ओर पहुंचते हैं और चलते चलते मैं एक चीज बड़ी नोटिस करता हूं कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर CRPF और ना जाने कितनी पुलिस खड़ी हुई थी, मतलब पूरी तरह बैरिकेडिंग और फिक्सिंग हो रखी थी। दिल्ली तो पहुंच गए, बट ट्रेन अभी तक नहीं आई हमारी। ट्रेन भी आ गई है, टाइमली है, हम भी ट्रेन भी टाइमली है। ये सारी शक्ति उस दिल्ली स्टैम्पीड के बाद हुई है जो भी यहाँ हो रखी है। बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो बिना कुछ टाइम गवाए मैं भी ट्रेन में चढ़ जाता हूँ और अपनी सीट को ढूंढने लग जाता हूँ। वाकई में ट्रेन में उस वक्त बहुत भीड़ थी, जिसको मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, बट स्टिल आई मैनेज्ड टू सिट इन माय 3 टायर AC डब्बा। मस्त अपनी साइड वाली लोअर बर्थ पकड़ लेता हूँ। मुझे तो लगता है ट्रेन में सबसे बेस्ट सीट ये साइड वाली लोअर बर्थ ही है। तभी
ट्रेन मैं देखता हूँ प्लेटफॉर्म से रवाना हो चुकी है, चल पड़ी है अपने गंतव्य। ये राजधानी एक्सप्रेस थी, तो ज़्यादा कुछ स्टेशंस पे नहीं, सिर्फ कानपुर और प्रयागराज ही आगे रुकने वाली है और उसके बाद आगे ये रांची को जाएगी। जैसे ही देखता हूँ तभी एक भैया IRCTC वाले आकर मुझे मेरे पिल्लों पर कवर चढ़ाकर दे जाते हैं और ट्रेन का सफ़र आगे बढ़ ही रहा होता है कि इतनी देर में राजधानी स्पेशल स्नैक्स मेरे पास आ जाते हैं, जिनको मैं खाने लगता हूँ, जिसमें कचौड़ी, सैंडविच और भुजिया वगैरह मिल जाती है। तो अब जो मैं अच्छे से सेटल हो गया हूँ, बैठ चुका हूँ, तो सोचता हूँ आपको कुंभ की स्टोरी बता दूँ। तो हर 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है और हर 12 साल में पूर्ण कुंभ लगता है, और जब वो 12 इंटू 12 यानी कि 144 साल हो जाते हैं, तब वह महाकुंभ लगता है, जो कि प्रयागराज में इस साल लगाई दे रहा है। खाली इन सालों का अंतर डिपेंड करता है जुपिटर किस राशि में एंटर कर रहा है। जुपिटर और सन की अलाइनमेंट के कारण कुंभ लगता है। जैसे अर्थ को सन के आसपास घूमने में पूरा 1 साल लगता है, वैसे ही जुपिटर को सन के आसपास घूमने में पूरे 12 साल लग जाते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो कहानी कुछ इस प्रकार जाती है कि ऋषि दुर्वासा क्रोध में आकर इंद्र को श्राप दे देते हैं कि तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे, वह सब कुछ खो देंगे, और इसी मौके का फायदा उठाकर असुर स्वर्ग पर हमला बोल देते हैं। फिर हार कर सब देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और अंत में वह विष्णु जी से मदद मांगते हैं। तब विष्णु जी उन्हें बताते हैं कि तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा और अमृत की प्राप्ति करनी होगी, जिससे तुम्हारी शक्तियां वापस आ सके। क्योंकि समुद्र मंथन सिर्फ देवताओं के द्वारा नहीं हो सकता था, इसलिए उन्हें असुरों की भी सहायता लेनी पड़ी। वासुकी नाग जो हमारे श्री शिव जी धारण करके बैठे हैं, उसको मणि पर्वत के आसपास रोटेट किया गया और दोनों तरफ से खींचा गया। तो सबसे पहले विष निकला, जो हमारे नीलकंठ श्री भोलेनाथ आकर पी गए। उसके बाद 14 चीजें निकली, जिसमें से ऐरावत हाथी, लक्ष्मी जी और अनेकों चीजें थी, जो दोनों में बांट दी गई। लास्ट में अमृत निकला, जिसके ऊपर लड़ाई होने लगी। तब उस अमृत की छीना झपटी में 4 बूंदें इस धरती पर गिरी, जो है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इसीलिए कुंभ हमेशा इन्हीं 4 जगहों पर लगता है। ये कुंभ इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि 60 करोड़ मोर देन 1/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यहाँ पहुँच चुकी है। और अगला महाकुंभ ईयर 2169 में आएगा, जब शायद मेरे पोते पोतियाँ जिंदा होंगे। मैं तो नहीं हूँगा, लेकिन ये वीडियो मेरे चैनल पर हमेशा रहेगी। थोड़ी देर बाद मैं और गिरीश निकल गए ट्रेन में टहलने, ट्रेन में घूमने, और मैंने कुछ अलग बिजनेस सोचा। तो गाइस, मैंने अपना ऑल्टरनेट बिजनेस माइंडसेट रख लिया है। सीए में मेरा कुछ नहीं होना, मैं जाके कुंभ में चाय बेचूंगा, चाय का ठेला लगाऊंगा और करोड़ों रुपए कमाऊंगा। फ्रेंड्स, इसकी पार्ट है ट्रेन का, बच के रहियो, गिरना क्यों। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत फन करने के बाद मैं आ गया था अपना डिनर करने। डिनर के साथ दोबारा से इस बार उन्होंने मुझे फिर से आइसक्रीम दे दी थी। हमने आइसक्रीम खाई और अचानक से कानपुर स्टेशन पर हुआ एक हादसा। अगला स्टेशन है प्रयागराज। आपको मेरे पीछे देख के पता ही लग गया होगा, अगला स्टेशन है प्रयागराज, गंगा यमुना का वो संगम, त्रिवेणी संगम। अब ट्रेनों की जो हालत आपको रील्स और वीडियोस में दिखाई दे रही है, जी हाँ, वो सत्य है। जंक्शन पर पूरी भीड़ थी, मगर उस सब को भुलाकर 11 बजे पहुंचते ही मैं निकल पड़ता हूँ संगम की तरफ। स्टेशन से थोड़ा दूर निकलते ही हमें एक ऑटो मिल जाता है, जो हमें थोड़ी दूर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ जी चाची, फिर रश है कुंभ में? पूरा नाइट लाइफ शुरू है, फ्लाइट बॉम्बे रात को 12 बजे दिन निकलता है। बिल्कुल। ऑटो में बैठकर ये शहर जो दुल्हन की तरह सजा हुआ है, उसको देखते निहारते हम बहुत सी जगहें टापते हुए निकलते हुए पहुंच जाते हैं इस ओल्ड ब्रिज पर, जहां पर आपको कुंभ की सारी नगरी दिखाई देती है और मानो चमक रही हो तारों के शहर जैसी। फिर वो ऑटो हमें कुछ दूर छोड़ देता है, जहां से हम अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं, जिसमें तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर हमें आगे चलते रहना पड़ता है। सिर्फ इस 1.5 महीने के लिए यूपी में एक अलग से डिस्ट्रिक्ट यानी कुंभ नगरी का डिस्ट्रिक्ट घोषित किया जाता है, जहां हजारों करोड़ों लोग आ रहे हैं और अपनी साधना कर रहे हैं। कोई लूट रहा है तो कोई लुटा रहा है, तो 24 घंटे भंडारे चल रहे हैं। लोग कुछ मांग रहे हैं, कुछ
पा रहे हैं, कुछ भजन कीर्तन कर रहे हैं। मानो इतनी पुलिस और बैरिकेडिंग हुई है कि प्रशासन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है जो 50 करोड़ लोग यहाँ आए हैं अपनी साधना करें और पूरी कर अपने गंतव्य को सही सलामत पहुंच जाएं। अद्भुत, एकदम अद्भुत एक्सपीरियंस है ये, जो एक वक्त जरूर से लेना चाहिए। त्रिवेणी संगम की ओर चले ही जा रहे हैं। 10-12 किलोमीटर हो चुके हैं, बट चले ही जा रहे हैं। पुलों को ब्लॉक कर रखा है भारी भीड़ के कारण। आज संडे है, बट हम चल रहे हैं, देखते हैं पहुंचेंगे कहीं तो। आप देख सकते हैं जनसैलाब कितना है मेरे पीछे। हाँ जी मम्मी जी, कैसा लग रहा है आपको? घूम के लिए आए हैं तो चलना तो पड़ेगा। बढ़ती भीड़ को देखते हुए क्राउड मैनेज करने के लिए लोगों को संगम, जो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, सीधा ना पहुंचाकर घुमा फिराकर उन्हें 12 किलोमीटर चलवाकर पहुंचाया जा रहा है, ताकि संगम, जो एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है, वहां पर एकदम से भीड़ ना हो। हम भी गंगा मैया के किनारे पॉन्टून ब्रिज टाप कर जयकारे लगाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर हर गिरीश जी, कैसा लग रहा है आपको इतना सारा चल के? कुछ बोलिए, शब्द सुनने को तरस नहीं है मेरे व्यूअर्स आपके मुंह से। बस चल रहे हैं, हम चले ही जा रहे हैं क्योंकि चलना ही जिंदगी है। भक्तों का सैलाब इतना है कि अगर आप एक जगह पर खड़े हो जाएं तो आपको धक्के से वो अपने आप आगे चलवा कर पहुंचा देंगे। इतने सारे लोग इतनी शांति से आकर अपनी साधना कर रहे हैं, जो सुनने में काफी मानो इम्पॉसिबल सा लगता है। हम भी अपने पैरों का दर्द भूलकर और थकावट को दूर भूलकर बस आगे पैदल चलते बढ़ते जाते हैं और पहुंच जाते हैं फाइनली संगम पर। घाट पे बैठे रहिए, तुरंत घाट पे जाके स्नान करें और हाथ खाली करके बाहर आइए। इसे त्रिवेणी संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ 3 नदियां, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। सरस्वती अदृश्य है, गंगा हरे रंग की है और यमुना नीले वर्ग की है। साधु संत संगम नोस पर स्नान करते हैं, जो आपने काफी बार वीडियोस में शाही स्नान में देखा होगा। यदि आप संगम नोस पर स्नान नहीं कर सकते तो ये पीले रंग के टेंट हाउस बोट्स भी सरकार ने बनाई है कि आप यहाँ आकर अपना स्नान पूरा कर सकते हैं। लोग नावों से भी आकर संगम पर स्नान करते हैं, जो कि बहुत फैली हुई, मानो एक ओशन जितनी बड़ी नदी है और संगम है। सबसे पहला स्नान, शाही स्नान, जो इस कुंभ में कुछ 5 डेटों पे हुआ था, वहां पर साधु संत आकर स्नान करते हैं। ये वह नागा साधु हैं जो बद्रीनाथ, केदारनाथ ना जाने कहां से प्रकट हो जाते हैं और कुंभ में पहले स्नान का सौभाग्य पाते हैं। भारी ठंड भी इन सबको रोक नहीं पाती और पूरा माहौल जयकारों से गूंज उठता है, मानो सनातन धर्म ऊपर आकर खुद अपना प्रचार कर रहा हो। इसके पश्चात ही आम जनता के लिए खोला जाता है संगम का मार्ग, कुंभ का मार्ग, कि आप जाकर स्नान करें और अमृत का सौभाग्य पाएं। आइए लेकर चलते हैं वापस वंश के पास। फुल कलर डिफरेंस, ग्रीन ब्लू संगम। प्रातः के अमृत काल में यानी कि सुबह के 4 बजे पे मैंने संगम में स्नान करने का सौभाग्य पाया, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पानी ठंडा था, मना नहीं करूंगा, बट जो डिवाइन एनर्जी थी उसने मेरे को जकड़ कर रखा। लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही थी, जो लोग गुम गए थे आज फिर भी मोबाइल है, बट अब मुझे समझ आता है क्यों बोलते हैं कि कुंभ के मेले में 2 भाई बिछड़ गए तो अगले कुंभ के मेले में ही मिलते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ थी। किनारे को सूखा रखने के लिए सूखी घास वगैरह प्रोवाइड की जा रही थी, ताकि आप उस पर बैठ सकें और आराम से कपड़े बदल सकें। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। नहा लिए संगम। अब कुंभ सुनते ही मन में 2 सवाल आते हैं। भैया वो भगदड़ का क्या, और क्या वो गंगा जी का पानी मैला है? अब 29 जनवरी को जो भी हुआ उसके लिए प्रशासन को पूरा जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। जब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो अक्सर ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती हैं, बट प्रशासन ने उसको भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी। देखो, अगर गंगा जी की बात करूँ तो यार गंगा का तो एक बहुत सीधा साधा जवाब है, मानो तो मैं हूँ गंगा, ना मानो तो बहता पानी। ये सब हमारी आस्था और विश्वास से जुड़ी चीजें हैं, जहाँ साइंस को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है। The view I am having is just magnificent. See the पूरी गंगा नदी है यहाँ पे, और ये जा रही है यहाँ संगम के लिए। ये संगम का स्पॉट है जहाँ पे मैंने स्नान किया था, बिल्कुल एकदम सेम है, एकदम अल्टीमेट व्यू है। आप ये व्यू देखोगे, इट इज सो ओपन, सो वाइड, इट्स अमेजिंग।
ये कुंभ हमारी भारत की संस्कृति का प्रतीक है, जिसको देखने के लिए फॉरेन से भी लोग आते हैं। यहाँ हजारों अनेकों लोगों को रोजगार मिलता है, वह काम पर लगते हैं और हमारी संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म की संस्कृति एकदम सामने दिखाई देती है, जहाँ लोग जाति भेदभाव भूलकर बिना लड़े झगड़े आकर अपनी साधना कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना कर रहे हैं और कर कर वापस जा रहे हैं। अद्भुत, जस्ट अद्भुत। तो मैं भी अपने पापों को धोकर अमृत में स्नान कर कर निकल पड़ता हूँ अपनी नगरी, नए विचारों, नई उमंग और नई सोच के साथ कुछ नया सीखने। हाँ जी, तो फिर घूमा पूरा महाकुंभ, ले लिए मजे, तुमने भी पा लिया वो अमृत। अगर तुम जा नहीं पाए या जाकर आ चुके हो तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, बट हाँ, तुमने मेरे साथ जरूर इस जर्नी को एंजॉय किया होगा। ऐसी ही अद्भुत जर्नीज के लिए और कुछ अच्छा, कुछ नया सीखने के लिए वंश के विचार को फॉलो कर लेना। और एंड करता हूँ इस व्लॉग को जस्ट एक शब्द, एक मंत्र से, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।